ओके, हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं दैट इज़ द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। जो आपका पहला टॉपिक है पहले यूनिट का, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। दो फॉर्म है इसके, एक तो है क्लासिकल फॉर्म है इसका और दूसरा है फिर क्वांटम, इसका क्वांटम वर्जन। थोड़ा सा इस थ्योरी को, अब ये थ्योरी 123 साल पुरानी हो चुकी है। तो एक सवाल आता है कि इतनी पुरानी थ्योरी, 125 साल जो पुरानी हो चुकी है और अब शायद वो अपनी रिलेवेंस भी नहीं रखती होगी, तो इसको हम क्यों पढ़ें। तो इसको पढ़ने का एक मतलब ये है कि हमें ये समझना है कि कैसे आइडिया डेवलप हुआ है। अगर हम बैंड थ्योरी तक जाना चाहेंगे तो हमें समझना पड़ेगा कि बेसिक आइडिया कहाँ से शुरू हुआ था, और ये एक प्रोसेस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है किस तरह से साइंस में सक्सेसफुल थ्योरीज और अनसक्सेसफुल थ्योरी दोनों का बराबर कंट्रीब्यूशन होता है साइंस को डेवलप करने में। तो इसलिए नहीं कि एक थ्योरी आज फेल होगी, हमें दिख रही है कि फेल हो चुकी है, बट वो थ्योरी फेल होने के बावजूद भी उसने कुछ ना कुछ ऐसा नया इनिशिएट कर दिया था जिसने एक सक्सेसफुल थ्योरी का बेस बना था। सो साइंस की जो बेसिक नेचर है इसको भी समझने के लिए हमें इस तरह की थ्योरी पढ़नी चाहिए। और उसके अलावा कुछ बेसिक आइडियाज़ हैं जो कि यहाँ से रिलेवेंट रहते हैं आगे भी मॉडलिंग में, उनको भी हमें पढ़ने के लिए हमको ये सब समझना है। तो देखिए, ऐसा था कि 1900 में ड्रूड थे, पॉल ड्रूड जो थे, ड्रूड ने 1900 में इस थ्योरी को प्रपोज किया था। और इस थ्योरी को प्रपोज करने से पहले कुछ बड़ी घटनाएं हुई थी। एक घटना हुई थी, वो थी 1897 में जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल डिस्कवरी की थी। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी एक बड़ी डिस्कवरी मानी जाती है क्योंकि इस डिस्कवरी से हमें एटम का कॉन्सेप्ट और मजबूत हो गया था। तो अगर आपको लगता है एटम कॉन्सेप्ट मजबूत होने से क्या मतलब है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 1897 या उस समय एटम जैसी कोई चीज़ होती, इस पे लोगों को डाउट था। विज्ञान में दो मत थे, इस तरह से दो डिविजन्स बने थे। एक बड़ी संख्या में लोग थे जो कि एटम या डिस्क्रीटनेस को नहीं मानते थे। उनके हिसाब से ये जो हीट की इफेक्ट है या जो करंट की इफेक्ट है, ये किसी कंटिन्यूअस फ्लूइड की वजह से होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक छोटा सा गुट ऐसा था वैज्ञानिकों का जो कि ये मानता था कि नहीं, एक कोई डिस्क्रीट नेचर है, एटॉमिक नेचर है, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉपर्टीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जो थॉमसन हैं, मैक्सवेल हैं, बोल्ट्जमैन हैं, ये कुछ ऐसे लोग थे जो उस एटम वाले व्यू को मानते थे, फ्लूइड वाले व्यू को नहीं मानते थे। तो ऐसे कैल्विन रह गए हैं, उससे पहले हैं रेले थे, और जो लोग थे जीन, ये सब जो लोग थे वो फ्लूइड को मानते थे। बट उनके समय में जो थॉमसन और इनके साथ कुछ लोग थे जो कि एटॉमिक नेचर को मानते थे। तो जो एटॉमिक पक्ष वाले लोग थे उनके लिए ये एक तरह का एविडेंस था कि देखो भाई, मैंने एक पार्टिकल खोजा है जो उसी एटम का है जिसको कि हम बता रहे हैं कि एटम होता है, डिस्क्रीट नेचर होता है। उससे पहले, थॉमसन से पहले, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने एक और थ्योरेटिकल रिजल्ट प्रपोज किया था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने, और उन्होंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को प्रपोज किया था। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को उन्होंने प्रपोज किया था। और इस थ्योरी में उन्होंने माना था कि गैस जो होते हैं, गैस जो पूरा मीडियम है वो बहुत सारे एटम से मिलकर बनी है, डिस्क्रीट इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिसमें कुछ एजम्पशंस थे कि उनके बीच में किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं काम कर रहा है, उनका कोई साइज निग्लिजिबली स्मॉल है, ये सारे एजम्पशंस थे। बट मेन आइडिया वाज दैट कि गैस जो है वो बहुत सारे डिस्क्रीट एटम से मिलकर बनी है, जो कि अपने ज़माने का बिल्कुल नया, ओरिजिनल और पाथ ब्रेकिंग आइडिया था, बिकॉज बहुत सारे लोग इसको विश्वास नहीं करते थे। और इस थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, एक सक्सेसफुल थ्योरी रही क्योंकि उसने प्रेशर को डिफाइन किया। चार्ल्स बॉयस जैसे नंबर, जो कि एक तरह से आप कह सकते हो चार्ल्स बॉयस लॉ, जो एक तरह से एक्सपेरिमेंटल लॉ थे, उनको इस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। उसके अलावा एवोगाड्रो नंबर जैसी एक चीज़ हमारे सामने आती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, और भी प्रेशर को डिफाइन किया। टेम्परेचर कैसे काइनेटिक एनर्जी के साथ जुड़ा होता है गैस मॉलिक्यूल के, इसको डिफाइन किया। तो बहुत सारे उस समय एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स थे जो कि लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने उनको एक्सप्लेन किया। तो दिस वाज द सिग्नेचर ऑफ द सक्सेस ऑफ दिस थ्योरी कि हाँ भाई, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एक सक्सेसफुल थ्योरी है। तो कुल मिला के ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसने एटम के कॉन्सेप्ट को और स्ट्रांगली दुनिया के सामने रखा था, और अब एक बड़ा वर्ग आ रहा था जो कि एटम को, एटॉमिस्टिक व्यू को सपोर्ट कर रहा था।
इन्हीं चीज़ों को मिला करके, इसी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को मिला करके और ये न्यूली डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन को मिला करके ड्रूड ने एक काम किया। और ड्रूड की थ्योरी अपने ज़माने की बहुत ही एडवांस थ्योरी थी, बहुत ही सफल थ्योरी थी एक समय के लिए। उन्होंने कहा कि अगर हम किसी, जैसे ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ में क्या होता है, हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी कंडक्टर के ऊपर तो उसमें करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये सिंपल सा ओम्स लॉ है, V इक्वल टू आई आर, जिसको मैथमेटिकली आप रिप्रेजेंट करते हो। तो ड्रूड के सामने ये था कि ये जो मटेरियल होते हैं इनके अंदर ये जो करंट की फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है इसको कंडक्टिविटी कहा जाता था। और एक्सपेरिमेंटली ओम्स के लॉ के थ्रू ये मेजर किया गया था कि कंडक्टिविटी कोई एक ऐसी फिक्स वैल्यू नहीं है सभी मेटल के लिए, मेटल टू मेटल चेंज करती है। सिल्वर के लिए कुछ और है, क्वार्ट्ज के लिए कुछ और है, बीच में और कोई एलिमेंट है, जिंक है, एल्युमिनियम, इनके लिए अलग अलग है, लोहे के लिए अलग, कॉपर के लिए अलग है। तो कंडक्टिविटी में इतना वेरिएशन क्यों होता है? ओम्स लॉ लगा रहे हो आप सब पे, बट जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो वेरी कर रही है, और ये वेरिएशन हजार गुने तक के, 10 हजार गुने अंतर तक का, इवन इससे भी ज़्यादा है कुछ जगहों पे। तो आखिर कंडक्टिविटी का इतना बड़ा अंतर क्यों आता है अलग अलग मटेरियल्स में? तो दिस वाज द ओपन क्वेश्चन एट दैट टाइम। तो ड्रूड ने क्या किया, ड्रूड ने जो न्यूली डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन था इसको और जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन काइनेटिक थ्योरी थी उसको, दोनों को मिक्स कर दिया। और मिक्स करके उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की, जिस थ्योरी को हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन इन सेंस कि हम ऐसे इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं जो कि मूव कर रहे हैं पूरे मटेरियल के अंदर, दे आर फ्री टू मूव, फ्री टू कैरी द एनर्जी, फ्री टू कैरी द हीट एनर्जी, इस तरह की बात है। तो ड्रूड ने 1900 में बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन एंड बाय यूजिंग द सक्सेसफुल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, उन्होंने एक ड्रूड मॉडल डेवलप करना शुरू किया। दिस इज द क्लासिकल व्यू, इसके अंदर क्लासिकल व्यू। अच्छा, अगर हम कहें क्लासिकल क्यों कह रहे हैं, वाई इट इज दिस वर्ड इज यूज, बिकॉज इसको एक्सप्लेन करने में जो ड्रूड थे उन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को यूज किया था। उन्होंने न्यूटन का जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है F=ma, उस तरह के फॉर्मूले को उन्होंने यूज किया था, जो कि क्लासिकल रिजल्ट था। तो इस वजह से भी हम क्लासिकल व्यू इसको लेते हैं। तो उन्होंने बहुत कुछ किया, न्यूली डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, कंपेरेटिवली न्यूली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एक पुराना न्यूटन्स का लॉ, इन सब को आपस में मिला करके उन्होंने एक थ्योरी डेवलप की थी। जब वो थ्योरी उन्होंने डेवलप की थी तो जाहिर सी बात है उस थ्योरी को बनाने से पहले उन्होंने कुछ अजम्पशन लिए थे, मतलब कुछ माना था कि अगर हम ये 4 बातें सही माने तो हम कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी को सही सही एक्सप्लेन कर ले जाएंगे। तो इन 4 बातों को, 4-5 बातें हैं जो, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं अजम्पशंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो हमारे पास कुछ अजम्पशंस हैं, assumptions of free electron theory, इवन ये हम क्लासिकल ही कह रहे हैं, assumptions of classical free electron theory. Let me write this notes, we will get the notes on the app पर, जो एक ऐप में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको एक कोर्स दिखेगा, सेमी कंडक्टर फिजिक्स फॉर द कंप्यूटर साइंस। तो सेमी कंडक्टर फिजिक्स फॉर द कंप्यूटर साइंस के अंदर आप जब क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर फ्री अवेलेबल नोट्स मिलेंगे, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, इवन टॉपिक वाइज होंगे। सो आप उनको क्लिक करके उनको डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर पहला अजम्पशन है कि इलेक्ट्रॉन्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी। पहली बात तो ड्रूड ने यह कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जिनकी डिस्कवरी हुई है, यही वो पार्टिकल हैं जो कि कंडक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है। तो पहला तो उन्होंने यही कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन्स ही कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और उसके साथ साथ ये भी माना कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी, और उसी के आगे इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री। यहाँ पे ये दो वर्ड हैं, ये वैसे ही जनरली यूज किए वर्ड नहीं, इनके अपने मतलब है। व्हाट डू यू मीन बाई एन इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन? इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि अगर आप कहें कि हमारा कंडक्टर है और उस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ड्रूड ने कहा कि सारे इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में जा रहा है तो उसके इस दिशा में जाने का असर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के मोशन पे नहीं पड़ेगा। मतलब ये सब अपनी मर्जी के हैं। जैसे आप देखो एक मार्केट है, मार्केट के अंदर सब अजनबी घूम रहे हैं, तो कोई अजनबी इस तरफ जा रहा है तो इसका किसी दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है।
अगर परिवार के लोग होते हैं तो क्या होता है, ऐसे 3 लोग गए घूमने, तो अगर एक व्यक्ति एक दुकान की तरफ जा रहा है तो बाकी 2 उससे जुड़े हुए हैं, वो भी कहेंगे चलो भाई इसके साथ चलते हैं, दोस्त है हमारा, तो आप उनके साथ चले जाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से एक लिंक है, एक इंटरकनेक्शन है उनके बीच में, दे आर डिपेंडेंट ओवर ईच अदर। बट इंडिपेंडेंसी का मतलब क्या है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है दूसरा इधर मूव कर सकता है, उसका इन दोनों के मोशन का एक दूसरे पे कोई भी असर नहीं होने वाला है। तो ये जरूरी आपको लिखना है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इंडिपेंडेंट एंड फ्री। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्री? फ्री मतलब होता है कि हम जो मटेरियल ले रहे हैं, जैसे रूट ने कहा अगर आपका मेटल है तो उसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन होंगे तब तो हमारा मेटल जो होगा वो तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो रूट ने कहा कि ये जो हमारा मेटल है पूरा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी हैं और कुछ पॉजिटिव चार्जेस भी हैं। वो पॉजिटिव चार्जेस करंट के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन है वो करंट के लिए जिम्मेदार है। अब वो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो हैवी हैं, इसीलिए वो फिक्स हैं अपने हिसाब से, जहाँ पर भी वहाँ फिक्स हैं और वो मूव नहीं कर रहे हैं। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये उन्हीं के ही इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं, बट वो जो पॉजिटिव चार्ज इनको पॉजिटिव आयन कहा वो नहीं मूव कर रहे हैं। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये वो ज़माना था जब अभी एटम की कंसेप्ट पूरी तरह से इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। जे थॉमसन ने खुद अपना एक प्लम पुडिंग एटम का मॉडल दिया था, बट उन सारी चीज़ों को लेकर के, उन पॉजिटिव आयन बनने की प्रक्रिया को लेकर के ड्रूड ने एक एडवांस मॉडल डेवलप किया था। तो फ्री कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो हमारा जो पूरा मेटल है, उस मेटल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हैं। जैसे सपोज हम सोचें कि हमारे पास ये पूरा मेटल का टुकड़ा है, इसके अंदर ये जो बड़े बड़े सर्किल हैं ये क्या हैं, वो आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस। इनको क्यों माना गया? इनको इसलिए माना गया क्योंकि इस पूरे मेटल के अंदर अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनों को मानेंगे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन है, अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनों को मानेंगे तो उस हिसाब से ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन रहें, फिर तो ये पूरा मेटल नेगेटिव होगा। लेकिन हमारा मेटल जो होता है न्यूट्रल होता है, तो उस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए उन्होंने कहा अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वहाँ पर कुछ पॉजिटिव आयंस भी होंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो किन से टकराते हैं? आयनों से टकराते हैं, मतलब ये आयन से ही टक्कर करके ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो फ्री होने का मतलब यहाँ पे वही है जो इंडिपेंडेंट होने का मतलब है, कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के मोशन को नहीं अफेक्ट कर रहा है, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉनों की टक्करें जिसकी उनकी वेलोसिटी या उनकी डायरेक्शन चेंज होती है वो सिर्फ आयनों के साथ होती है। तो इस तरह से इंडिपेंडेंट और फ्री का मतलब यहाँ पर निकलता है। ड्रूड ने जो क्या किया, इलेक्ट्रॉन एंड आयन फील्ड, इनकी फील्डों को नहीं माना। उन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ पर इनकी फील्ड का भी कोई असर पड़ता है, हालांकि एक कमी थी। फील्ड का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके चारों तरफ एक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो क्या होता है, कई बार वो फील्ड एक दूसरे को प्रभावित करती है, इलेक्ट्रॉन आपस टकराने से पहले ही मूव कर जाते हैं, आएंगे यहीं से मूव कर जाएंगे, टक्कर नहीं मारेंगे फिजिकली, क्योंकि उनकी फील्ड एक दूसरे से पहले टकरा जाएगी। लेकिन यहाँ पर ड्रूड जो है उस फील्ड की कैलकुलेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए, चूंकि एक सिंपल मैथमेटिकल मॉडल बनाना चाह रहे थे, उन्होंने उस फील्ड वाले कॉन्सेप्ट को नहीं माना वहाँ पर। अब भले ही एक कमी रही, लेकिन उस समय के ऐसे इतने अच्छे आइडिया उन्होंने डेवलप कर लिए थे कि मैथमेटिकली रिग्रेस हो जा रहा था सिस्टम, तो उन्होंने उस चीज़ को हटा दिया। तो फ्री होने का मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन आयनों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई फील्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, तो फील्ड के इन्वॉल्वमेंट को वो हटा देते हैं। तो इस तरह से पहले एजम्पशन में 2 वर्ड हमारे पास निकल के आते हैं, इंडिपेंडेंट और फ्री। दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा सीधी रेखा में चलते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा सीधी रेखा में चलते हैं। तो मान लो एक टक्कर हुई, उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ऐसे लहराता हुआ नहीं जाएगा, वो हमेशा सीधी रेखा में जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जैसे ये टक्कर हुई तो अगली तरफ जब बढ़ा तो ये जो पाथ है बिल्कुल स्ट्रेट पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ उसका होता है, सीधे रेखा में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनों के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, तो जैसे आप इलेक्ट्रॉनों के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो उनकी पाथ की एक ट्रेजेक्टरी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर एक एटम था, इलेक्ट्रॉन आया, इसे टकराया और इधर जा रहा था, यहाँ एक एटम टकराएगा, फिर मान लो इधर चला जाएगा। अब ये उसका नेचुरल पाथ था। उसी समय क्या हुआ, आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, तो अब यहाँ 2 वेक्टर्स हो गए। ये वेलोसिटी थी पहले, ये सपोज ऐसे, मतलब हम मान लें कि इसको ऐसे कहें, चलो ऐसे कहते हैं, ये वेलोसिटी थी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई। तो अब क्या होगा, दोनों वेक्टर जब ऐड होंगे तो इसका जो रास्ता होगा इलेक्ट्रॉन का वो यहाँ कहीं होगा और थोड़ा सा कर्व हो जाएगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसके रास्ते को, ट्रेजेक्टरी को थोड़ा कर्व कर देगी। तो इसका ओरिजिनल रास्ता भी नहीं रह जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग भी नहीं जाएगी, बल्कि उन दोनों के रिजल्टेंट की तरफ ये मूव करेगी। तो अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से इसकी ट्रेजेक्टरी भी उसी हिसाब से चेंज होगी। तो यहाँ दूसरा अजम्पशन उन्होंने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे आर ऑलवेज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी एक ट्रेजेक्टरी डिसाइड हो जाती है, और ये जो ट्रेजेक्टरी होती है ये ट्रेजेक्टरी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के हिसाब से होती है। तो दूसरा अजम्पशन ये था। अब इलेक्ट्रॉन जो है और उसी हिसाब से उसकी स्पीड का भी इश्यू होता है। तो दूसरा हमारे पास अजम्पशन ये था कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दूसरा हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव इन स्ट्रेट लाइन। इलेक्ट्रॉन हमेशा सीधी रेखा में चलते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड in the presence of external electric field, the trajectory of electrons path is developed। ठीक है, और साथ ही साथ डेवलप होती है, और द velocity of electron is influenced by electron ion collision। तो उसके वेलोसिटी में जो भी बदलाव होते हैं, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में जो भी बदलाव होते हैं वो इलेक्ट्रॉन आयन के कोलिजन पर होते हैं। अब इन्होंने ये कहा कि एक टाइम के बारे में बात की। अगला अजम्पशन जो था उसका ड्रूट का जो उन्होंने किया, उन्होंने एक टाइम के बारे में बात की, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, और उस टाइम को उन्होंने नाम दिया रिलैक्सेशन टाइम। तो एक टाइम टाउ जिसको हमने कहा रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या हुआ? अब आप सोचें, यहाँ पे बहुत सारे ये आयंस हैं, ये बहुत सारे आयंस हैं, ठीक है, आयंस इस तरह से। अब इलेक्ट्रॉन इधर से आया, सीधा चला, टक्कर मारी, फिर टक्कर मारी, मानो टक्कर से ये ऐसे हो गया तो यहाँ टकराया, फिर उसके बाद यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ टक्कर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक पाथ को फॉलो कर रहा है। तो एक टक्कर होने के बाद जो अगली टक्कर है उसके बीच में कितना समय लगेगा, दैट इज यू कैन से रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम? मतलब एक झटका खाने के बाद अगले झटके खाने में कुछ समय है, मतलब थोड़ा रिलैक्स कर लो, इलेक्ट्रॉन के लिए थोड़ा रिलैक्स कर लो। तो हम यहाँ पर एक रिलैक्सेशन टाइम की बात कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम, अगर हम कहें पर यूनिट टाइम कितने कोलिजन हो सकते हैं, तो वो इसके रेसिप्रोकल के बराबर होंगे। ऐसा है कि दो टक्करों के बीच में अगर 3 सेकेंड का समय लग रहा है, एक टक्कर के बाद अगली टक्कर में 3 सेकेंड का समय लग रहा है, तो वहाँ पर आप ये कहोगे कि पर यूनिट सेकेंड में कितनी टक्करें होंगी, तो हम वो प्रोबेबिलिटी इसी रिलैक्सेशन टाइम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक तरह से इंपॉर्टेंट उनका अजम्पशन था, जो कि उन्होंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से लिया था। जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी इस तरह की बात की जाती है कि जो नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं इलेक्ट्रॉनों के गैस मॉलिक्यूल के आपस में और कंटेनर की दीवारों पर, वहाँ पर भी एक रिलैक्सेशन टाइम की बात कही गई थी। और क्लाउसियस ने उसी थ्योरी में से मीन फ्री पाथ की भी बात डेवलप की थी। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर ड्रूट भी डेवलप कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन आयनों टक्कर करते हैं और दो टक्करों के बीच में जो समय लगता है उस समय को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। अब ये जो फैक्टर होता है रिलैक्सेशन टाइम, ये डेंसिटी के हिसाब से चेंज हो जाता है, आयनों के साइज के हिसाब से चेंज हो जाता है, मटेरियल टू मटेरियल, बट फॉर एनी फिक्स एलिमेंट हम इस वैल्यू को मान सकते हैं। तो यहाँ पर तो इसका मतलब है कि हम ये पाएंगे कि टाउ टाइम के बाद एक इलेक्ट्रॉन टक्कर करेगा है, मतलब एक टक्कर के बाद दूसरी टक्कर होने में अगर 3 सेकंड का समय लग रहा है, तो हर बार जब 3 सेकंड बीतेंगे तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ने अगली टक्कर देख ली होगी। तो ये रिलैक्सेशन टाइम का एक आइडिया है।
आखिरी अजम्पशन के रूप में हम ये दे सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे मे गेट, इवन रिलैक्सेशन टाइम की बारे में बात हो गई है। चौथा हम यहाँ पर ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कोलिजन के द्वारा थर्मल इक्विलिब्रियम को अटेन करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स गेट थर्मल इक्विलिब्रियम, electrons get thermal equilibrium by collisions, थर्मल इक्विलिब्रियम बाय कोलिजन्स। इसका मतलब क्या निकल गया था? इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कोलिजन के बाद जो अगली होगी वो किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी। ओके, गॉट द पॉइंट। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेट थर्मल इक्विलिब्रियम बाय कोलिजन। इसका मतलब है कि एक टक्कर होने के बाद जो वेलोसिटी इसकी आएगी, जैसे मान लो वेलोसिटी v1 से आया, टक्कर हुई, यहाँ वेलोसिटी v2 है। नाउ द क्वेश्चन इज कि वेलोसिटी v2 और v1 में कोई संबंध होगा? ऐसा हम कह सकते हैं कि टक्कर के बाद v1 अगर इतनी है इस रेंज में है तो v2 से कम नहीं होगी, या v1 अगर इतनी ज़्यादा है तो v2 इतनी कम नहीं होगी। तो यहाँ पर ये अजम्पशन कहता है कि इलेक्ट्रॉन गेट थर्मल इक्विलिब्रियम बाय कोलिजन। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि कोलिजन के बाद जो भी वेलोसिटी होगी, मतलब इस टक्कर के पहले जो वेलोसिटी थी, इसके बाद जो वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी v2 टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। कौन से टेम्परेचर? इस सराउंडिंग का टेम्परेचर। आपने लोहे का जो भी ले रखा है, जहाँ रखा है उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेट थर्मल इक्विलिब्रियम बाय कोलिजन, और after one collision the velocity of electron depends on the surrounding temperature। ओके, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये है मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम को प्राप्त करने का, कि थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगी, इस चीज़ को कहने का ये मतलब होता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं बच्चों, कुछ अजम्पशंस हमने मान लिए, और इन अजम्पशंस के बेसिस पर अब आगे जा कर के ड्रूड ने अपनी थ्योरी को कहना शुरू किया। जरा हम देखते हैं एक चीज़ जो ड्रूड के सामने एक प्रॉब्लम थी, जब वो सीधे तौर पर मतलब इस अजम्पशन को करने का उनके पास मकसद क्या था, क्यों उन्होंने इस तरह के अजम्पशन को किया, क्या इसके बिना भी काम नहीं चल सकता था? क्या हम सीधे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अगर हम सीधे अप्लाई कर देते इन चार्ज सिस्टम के ऊपर, तो फिर क्या हमारे पास रिजल्ट ना आते? नहीं आ रहे थे, तभी तो ड्रूड ने ये सारे काम किया। तो अब हम कुछ डिफ़िकल्टीज़ हम देखना चाहते हैं। डिफ़िकल्टीज़ जो कि ड्रूड ने फेस किया था। देखो, ऐसा है कि अगर हम सोचें कि हमारे पास मास, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जिसका मास e है और ये v वेलोसिटी से चल रहा है, और जहाँ पर चल रहा है उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई कर दी गई है, और इसका जो चार्ज है वो -q है, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज -q है, उसका मास me है, E इज रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी, किसी पर्टिकुलर टक्कर के बाद की वेलोसिटी है। तो अगर हम सीधे तौर पर यहाँ पे देखें तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स कितना लग रहा होगा, वो लग रहा होगा -q टाइम E, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक फोर्स लगा रहा है। अच्छा, इसकी वजह से क्या हुआ होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू किया होगा। तो यहाँ पर एक फोर्स काम करेगा, वो फोर्स जो है F जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इलेक्ट्रॉन जिसका कि मास E है, जिसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है dv/dt, तो हम ये कहेंगे कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू -qE है, वो इस तरह के एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज दिस इज द न्यूटन्स लॉ। तो उस हिसाब से हम क्या लिखेंगे, जो फोर्स बैलेंस इक्वेशन है, फोर्स बैलेंस इक्वेशन, वो क्या कहलाएगी, me dv/dt इज -qE। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि dv/dt इज -q/me, या ये प्रोपोर्शन, ये तो q और e ये तो सब
कांस्टेंट है तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम लगा सकते हैं। इसका मतलब है अगर आप ई अप्लाई करे रहोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करे रहोगे, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी का चेंज आपका होता रहेगा। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे वेलोसिटी का चेंज होता रहेगा। तो क्या इसका ये मतलब है कि ई की प्रेजेंस में हमारा टाइम के साथ जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करता रहेगा? इसका तो ये मतलब होना चाहिए। एक चीज़ और होता है, एक फार्मूला और होता है, करंट डेंसिटी इज माइनस एन क्यू वी। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है करंट डेंसिटी का। और करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डेंसिटी होती है करंट अपॉन एरिया। तो अगर आपके पास कोई तार है, तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसमें से जो करंट फ्लो कर रही आई है, तो J बराबर क्या होगा? I बाई ए। मैग्नीट्यूड हम लेते हैं करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी, अब एरिया फिक्स है तो करंट डेंसिटी बढ़ने का मतलब है कि करंट बढ़ना। और यहाँ पर क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वेलोसिटी भी उसी हिसाब से चेंज होगी, यानी बढ़ेगी, तभी तो इसका रेशियो कुछ मेंटेन रहेगा। टाइम बढ़ता जा रहा है, ये भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। अगर v बढ़ेगी तो j बढ़ेगा, j बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी। कुल मिला के ये जो थ्योरी है जिसमें हमने न्यूटन्स लॉ सीधे तौर पे लगाया है, वो ये बताती है कि जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे, यानी बाहर से बैटरी लगाओगे, इमीडिएटली क्या कर पाओगे कि जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो हमेशा बढ़ता रहेगा। और अगर वेलोसिटी बढ़ती रहेगी तो इस फार्मूले के हिसाब से J बढ़ता रहेगा, J बढ़ता रहेगा तो इस फार्मूले के हिसाब से करंट बढ़ती रहेगी। पर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि हमने वो बैटरी लगाई तो करंट 1 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, फिर 1000 मिली एम्पियर, फिर इस तरह से बढ़ती चली जा रही है। वो तो एक फिक्स वैल्यू होती है। आपने बैटरी लगाई तो उस पर्टिकुलर वोल्टेज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसकी जो वैल्यू है वो कुछ जो भी है 10-15 मिली एम्पियर वो फ्लो कर रही है। अगली बार जब आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो वो 10-15 से बढ़ के 20-25 में जो भी हो जाएगा सेट हो जाएगी। तो वोल्टेज के बढ़ाने से, यानी एक तरह से कह लो इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन कि ये जो करंट है वो बढ़ती है। बट ऐसा नहीं होता किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पर हमारी करंट लगातार बढ़ती रहे। तो कुल मिला के ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले के प्रेडिक्शंस हमारे कॉमन ऑब्जर्वेशंस में नहीं दिखाई पड़ते। सीधे तौर पे अगर हम न्यूटन्स लॉ को अप्लाई कर दें इस सिस्टम के ऊपर तो हम पाते हैं कि ये इस तरह का ग्राफ आता है जो कि नॉन फिजिकल है। ऐसा नहीं होता, करंट को हम एक सेट वैल्यू को फिक्स पाते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन कहते हैं कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है तो करंट की वैल्यू एक वैल्यू पे जाके फिक्स हो जाएगी। करंट फिक्स होने का मतलब है करंट डेंसिटी फिक्स हो गई होगी। करंट डेंसिटी फिक्स होने का मतलब है वेलोसिटी फिक्स हो गई होगी। वेलोसिटी फिक्स होने का मतलब है कि ये सीधे तौर पर प्रोपोर्शनलिटी जो है dv/dt का e पर ये नहीं है। होता क्या है, पहले तो करंट बढ़ती है और करंट बढ़ने के बाद मतलब वेलोसिटी बढ़ती है, उसके बाद वेलोसिटी एक वैल्यू फिक्स हो जाती है। तो हम पाते हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू ज़्यादा किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड पर वेलोसिटी इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती। तो इससे ज़्यादा ना बढ़ने का मतलब करंट भी एक निश्चित वैल्यू के बाद नहीं बढ़ती। तो जैसे आप वोल्टेज सेट करते हो, करंट एक वैल्यू पर जाकर के रुक जाती है, उतनी बनी रहती है उस पर्टिकुलर वोल्टेज पर। तो इसको ऐसे इंटरप्रेट किया ड्रूड ने कि इसका ये मतलब है कि एक खास इलेक्ट्रिक फील्ड पर एक खास वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की होती है। इस वेलोसिटी को नाम दिया गया वी सैचुरेशन, सैचुरेशन वेलोसिटी। अब प्रॉब्लम आती है इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन ग्राफ के इस फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, इस फॉर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता, बट रियलिटी है जो ये वाला फॉर्म है। देन हाउ टू मैनेज दिस, इसको कैसे मैनेज किया जाए? तो आप अगर वेव थ्योरी पढ़ते हो और वेव थ्योरी में भी खास तौर पर अगर डैम्पिंग वाला चैप्टर पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि अगर कोई चीज़ सीधे लीनियरली बढ़नी चाहिए लेकिन बढ़ नहीं रही है, तो इसका मतलब है उसको बैलेंस करने के लिए कोई डैम्पिंग इफेक्ट वहाँ पर काम कर रहा है। जैसे ऐसा होता है ना कि जैसे किसी सड़क पर लगातार स्पीड बढ़ती जाएगी तो वहाँ कुछ स्पीड ब्रेकर लग जाते हैं। तो जो स्पीड ब्रेकर होते हैं वो एकदम से स्पीड को ब्रेक कर देते हैं, मतलब वो जो लीनियर वेलोसिटी बढ़ती है उसको रोकने के लिए एक तरह से होते हैं। तो ऐसा ही कुछ सोचा ड्रूड ने। उन्होंने कहा कि जो इक्वेशन है me dv/dt = -q टाइम e, इसमें कोई ना कोई हमें एक डैम्पिंग फैक्टर लगाना चाहिए। क्यों? ये जो डैम्पिंग फैक्टर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इस वेलोसिटी को लगातार बढ़ने से रोकेगा।
तो एक डैम्पिंग फैक्टर यहाँ पर जरूर होना चाहिए, और इस डैम्पिंग फैक्टर का आइडिया ही बहुत ही यूनिक आइडिया था। तो उन्होंने इस डैम्पिंग फैक्टर कैसे बताया, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई ऐसा फैक्टर होगा जो गामा टाइम v के रूप में लिखा जाना चाहिए। गामा इज सम डैम्पिंग कोफिशिएंट। तो इस फैक्टर का जो काम था वो ये था कि वेलोसिटी को लगातार बढ़ने से रोकना, एक लिमिट पे ला करके खड़ा कर देना। तो आप खुद ही सोचो, अगर यहाँ पर हम देखें तो आप पाओगे कि ये जो फैक्टर है, ये जो पर्टिकुलर फैक्टर है, ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ड्यू टू डैम्पिंग एट सैचुरेशन वैल्यू, नाउ व्हाट इज सैचुरेशन वैल्यू, ये सैचुरेशन वैल्यू, जबकि वेलोसिटी लगातार बढ़ने के बजाय एक सर्टेन वैल्यू पे जाके फिक्स हो गई। सैचुरेशन वैल्यू क्या होगा, dv/dt आपका 0 हो जाएगा। देख रहे हो ये लाइन स्ट्रेट हो गई है। लाइन स्ट्रेट होने का मतलब है टाइम तो चेंज हो रहा है, dt चेंज हो रही है, पर यहाँ पे कुछ भी वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी फिक्स हो गई है। तो यहाँ dv 0 हो गया, तो dv/dt 0 हो चुका है। तो ड्यू टू द डैम्पिंग एट सैचुरेशन वैल्यू dv/dt इज 0। तो यानी कि इक्वेशन कैसे हो जाएगी, सो 0 इज इक्वल टू -QE प्लस गामा V सैचुरेशन। V सैचुरेशन पे ऐसा होता है। तो यहाँ से हम V सैचुरेशन की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, V सैचुरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको इधर ले आए तो इवन थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस करना है, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लें। इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस करना है तो वेलोसिटी का टर्म इधर ऐड होगा, इसको थोड़ा सा हम लोग ऐड कर ले, क्योंकि राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेलोसिटी का टर्म यहाँ है, तो जो डैम्पिंग इफेक्ट काम करेगा वेलोसिटी पे काम करेगा, जिस तरफ वेलोसिटी का टर्म हमने उसी तरफ ऐड किया। ऐसा करने से क्या हुआ, ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो जैसे 0 हुआ तो हमारे पास फार्मूला क्या बन के आया, हमारे पास फार्मूला बन के आया कि V सैचुरेशन इज -Q/γ-E। तो यहाँ से हम ये पा रहे हैं कि जो सैचुरेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है। तो जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कम रखी तो सैचुरेशन वेलोसिटी कम रही, सैचुरेशन ऐसा हो गया, और जैसे सैचुरेशन हुआ वैसे करंट की वैल्यू फिक्स हो गई। उसके बाद आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाई तो सैचुरेशन उसी हिसाब से आगे हुआ, तो करंट की वैल्यू बढ़ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ाई, सैचुरेशन और हुआ, करंट और बढ़ गई। तो इस तरह से वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ होता है वो एक लीनियर ग्राफ होता है, जो कि टाइम और वेलोसिटी के ग्राफ से सैचुरेशन के साथ ही हम देख सकते हैं। तो दिस इज द आइडिया। अब क्या करना था, अब जो ड्रूड थे उनके सामने चैलेंज ये था कि हमें किसी तरह से इस डैम्पिंग इफेक्ट की मैकेनिज्म खोजनी है कि डैम्पिंग इफेक्ट कैसे होता होगा। अब इस खोज के दौरान उनकी समझ जो काइनेटिक थ्योरी की थी, वहाँ से उनको आइडिया लगा कि काइनेटिक थ्योरी में जो कोलिजन्स होते हैं उसकी वजह से एक मीन फ्री पाथ का कॉन्सेप्ट आता है, उसकी वजह से एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉन्सेप्ट आता है। और वो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक जो ड्रूड की खोज थी सैचुरेशन वेलोसिटी खोज से मैच कर रही थी। तो इस सैचुरेशन वेलोसिटी की रियलिटी को समझने के लिए, इसके मैकेनिज्म को प्रॉपर समझने के लिए या इसके मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए ड्रूड क्या करते हैं, ड्रूड वो पूरे अजम्पशंस मानते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन कोलिजन को नहीं मानेंगे, इलेक्ट्रॉन आयन कोलिजन को मानेंगे, हम रिलैक्सेशन टाइम को मानेंगे। ये सब कुछ आइडिया काइनेटिक थ्योरी से आ रहा है। हम वहाँ पर ये कहेंगे कि फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं है, हम ये कहेंगे कि इंडिपेंडेंसी है सारे इलेक्ट्रॉनों के बीच में। तो ये सारे अजम्पशन करते करते ड्रूड इस वी सैचुरेशन को समझना चाहते थे, और हम देखेंगे अपने अगले सेक्शन में कि कैसे वी सैचुरेशन यानी सैचुरेशन वेलोसिटी की वैल्यू रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में निकाला जाता है। और वो वहाँ से फिर हम पाएंगे कैसे ड्रूड ने ओम के लॉ को एक्सप्लेन किया था। सो दैट इज़ द टॉपिक ऑफ आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।